Hello everyone, good morning. Welcome to अभिज्ञान गुरुकुल. This is me हर्ष शर्मा, your SS educator. और आज हम लोग क्लास 8 करने वाले भाई साहब. क्लास 8 हमने कभी भी नहीं किया. आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द न्यू टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये नाम है टेक्स्ट बुक का. ठीक है, आज हम लोग उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस. देखते हैं भाई नेचुरल रिसोर्स के यूज क्या है. ये मैं हूँ, ये मेरी इमेज आप देख सकते हो. ठीक है, और ये मैं रियल हूँ एंड वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट चैप्टर. आई होप यू आर रेडी. हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, उनके यूजेस के बारे में जानेंगे, कैटेगरीज के बारे में जानेंगे. भाई पहले तो जानेंगे रिसोर्सेज होता क्या है. ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन और रिसोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या नेचुरल रिसोर्स से किसी जगह का ट्रेड इन्फ्लुएंस होता है. नेचुरल रिसोर्स अगर आपके देश में बहुत ज्यादा है तो आप रिच कंट्री बन सकते हो. तो ये सारे मिथ्स को हम लोग इस चैप्टर में पता करेंगे. ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले तो रिसोर्स की डेफिनेशन में जानते जाते हैं कि कैसे नेचर हमारे लिए रिसोर्स बनता है. याद रखना, नेचर में ही सारी चीजें हैं. ये नेचर ही हमको हर एक चीज प्रोवाइड करता है. हम लोग रिसोर्स कैसे बना देते हैं. नेचर ने हमें पेड़ दिया, उससे हमने पेपर बना दिया. ये कैसे हुआ. ठीक है, तो बेसिकली फॉर एनीथिंग टू बिकम अ रिसोर्स, वो हमारे नीड्स को पूरा करना चाहिए. नेचर encompasses all living and नॉन लिविंग एलिमेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में, जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाया है, नेचर ने ही बनाया है. इसमें सब कुछ नेचर आ जाएगा. इन्हीं नेचर के सब्सटेंस को हम लोग रिसोर्स बनाते हैं अपना टेक्निक, नॉलेज, स्किल यूज करके. ठीक है, these elements transformed into resources when human utilize them for sustenance or create new products for consumption. यानी देखो, ये नेचर है, नेचर में ऑलरेडी सब कुछ है भाई. नेचर में ट्रीज है, नेचर में विंड है, नेचर में ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल है. तो ये चीज रिसोर्स कैसे बनेगी. रिसोर्स बनाने के लिए ह्यूमन का यूटिलाइजेशन जरूरी है. ह्यूमन यूटिलाइजेशन, अगर ह्यूमन इन चीजों को यूज कर रहा है या फिर उससे कोई और प्रोडक्ट बना दे रहा है, क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन, उसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे. तो नेचर में हवा बह रही है, पानी भी चल रहा है अपना अच्छे से, पेड़ पौधे उग रहे हैं, इसको रिसोर्स खाली नहीं बोलेंगे. जब ह्यूमन इन्हें यूज करने लगेंगे या फिर इन्हीं से कोई नया प्रोडक्ट बना देंगे, उन्हें हम रिसोर्स बोलेंगे. इस बात को याद रखना, जब तक हम यूज नहीं कर रहे हैं कोई चीज रिसोर्स नहीं है. हमारे यूज के बाद ही वो चीज रिसोर्स बनेगी. और ह्यूमन जब भी कोई भी चीज रिसोर्स बनाते हैं, उन्हें तीन चीजों का ध्यान रखना है. एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, वो टेक्निकली एक्सेसिबल. ठीक है, हमारे पास उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टूल्स होना चाहिए, मेथड होना चाहिए कि उन रिसोर्स को हम लोग अच्छे से यूज कर पाए. तो टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए भाई, अफोर्डेबल होना चाहिए. समझ आ रहा है. ये नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा, कि यार ऑयल है ना, ऑयल अगर हम लोग निकाल लेंगे जमीन से तो वो हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, लेकिन भाई ऑयल निकालने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा. इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम थी ही नहीं हमारे एनर्जी की. तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है. इकोनॉमिकली अफोर्डेबल होना चाहिए. बेसिकली आप समझ सकते हो, अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही है. ठीक है, और कल्चरली एक्सेप्टेड, सब लोग उसे एक्सेप्ट भी करनी चाहिए. सोसाइटी की वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं. हम पेड़ काट के फर्नीचर बनाते हैं, हम पेड़ काट के पेपर बनाते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग उसी पेड़ की पूजा करते हैं. तो उनके सोसाइटी में पेड़ काटना, पेड़ रिसोर्स नहीं है. ठीक है, पेड़ अगर आप काटते हो तो कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है. इस बात को ध्यान रखना. ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है. बहुत सारे लोगों के लिए मीट जो है वो एक रिसोर्स है, क्योंकि वो उनके फूड की रिक्वायरमेंट पूरा करता है. तो बहुत सारे लोगों के लिए वो कल्चरली एक्सेप्टेड नहीं है, वो नहीं यूज करते उसे. ठीक है,
तो रिसोर्स वही होगा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। लोग उसे एक्सेप्ट करने चाहिए भाई, लोग उसे एक्सेप्ट करने चाहिए, नहीं करते तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे अब हम लोग देख लेते हैं नेचर कैसे सेक्रेड है, नेचर कैसे हमें वर्शिप करनी चाहिए। बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं नेचर से, क्योंकि सारे रिसोर्स का जो सोर्स है वो नेचर है। हमारे पास जो भी ये शर्ट पहना हुआ है मैंने, कॉटन का शर्ट है। किसका शर्ट है? कॉटन, नेचर ने दिया ये कॉटन। ठीक है, ये कोई रिलायंस ने कॉटन नहीं दिया मुझे, ये कॉटन नेचर ने दिया है। आप कोई भी चीज यहाँ पे देख लो, इस टीवी के अंदर, इस आईपी बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेटल्स यूज हुए होंगे, बहुत सारे मिनरल्स यूज हुए होंगे, वो जमीन के अंदर से मिली है। ये दीवार जो यहाँ बनी हुई है उसमें सीमेंट यूज हुआ है, उसमें ब्रिक्स यूज हुए, नेचर ने दिया है। तो सब कुछ नेचर से मिलता है, हमें इस बात को याद रखना। हमारे इंडियन कल्चर में एक चीज देखा गया है, हमारे इंडियन कल्चर में, और दुनिया किसी कल्चर में नहीं देखा गया ये, हमारे इंडियन कल्चर में क्या नोटिस किया गया है बता रहा हूँ, नेचर को सेक्रेड मानते हैं, नेचर को प्योर मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। ठीक है, नेचर ही है जो हमें हमारा नर्चरिंग और नरिशिंग करता है। ठीक है, हमें उसे एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें लोगों के लिए बहुत सेक्रेड होता है, लोग पूजा करते हैं, जैसे कि सेक्रेड ग्रूव्स होती है। ओके, सेक्रेड ग्रूव्स रिचुअल्स की ऑनरिंग होती है कि भाई नदी हमारी माता है। ठीक है, गंगा मैया, यमुना मैया, सुना होगा आप लोगों ने। बहुत सारे ट्रेडिशन में सेक्रेड ग्रूव्स बनाते हैं लोग, जहाँ पे ट्रीज और दूसरे एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कट नहीं करने देते, उसको उसकी पूजा करते हैं। बहुत सारी जगह पे रिवर, सन, अर्थ की पूजा होती है, आपको पता ही होगा, इंडिया में भी होता है ऐसा। लोग सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो। सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी तो हमारे कल्चर में ही है, हमारा कल्चर ही कहता है कि हमें है ना ये नेचर की पूजा करनी चाहिए। और जब आप नेचर की पूजा करोगे उसे ओवर एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हो भाई? यू कैन नॉट ओवर एक्सप्लॉइट नेचर। देन समझ में आया? बहुत ही बेसिक सी चीज है। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस की कैटेगरीज करते हैं, कैटेगरीज करेंगे, कैटेगरीज देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज है रिसोर्सेज। अब सबसे पहले बेसिक कैटेगरीज देख लेते हैं। रिसोर्सेज जो हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, रिसोर्सेज जो मटेरियल्स की तरह यूज होते हैं, और रिसोर्सेज जिससे एनर्जी मिलती है, जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है। ठीक है, हमारे लाइफ के लिए जो एसेंशियल है, ऐसी चीजें जो हम, जिसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते इस दुनिया में, ऐसी रिसोर्सेज जो मस्ट है, मस्ट है, इनके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन दिस प्लेनेट। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट। ठीक है, हवा जो हमें मिलता है एटमॉस्फेयर से मिलता है, नेचर से। पानी हमें रिवर, लेक, एक्वीफायर से मिलता है। फूड हमें सॉइल में मिलता है या फिर और भी पेड़ वगैरह में मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एसेंशियल रिसोर्सेस है, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस। दिस एसेंशियल रिसोर्सेस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर बाय ह्यूमन, ह्यूमन नहीं बना सकता इसे। ठीक है, ये नेचुरल सिस्टम पे डिपेंड करती है, और हमें इसको ओवर एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है, ओवर एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है। जैसे कि आज के टाइम पे हम एयर, वाटर, लैंड को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से एयर की क्वालिटी खराब है। ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है हमको। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारी मोस्ट ऑफ द बेसिक नीड एयर, वाटर, फूड से डायरेक्टली मिल जाता है, और ये हमें नेचर से मिलता है, याद रखना। आगे अब मटेरियल देख लेते हैं, मटेरियल क्या होते हैं। एक ऐसी ऐसी कोई भी चीज जो नेचर से मिली, हम उसे फिजिकल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट, नेचर से जो मिला, नेचर से पेड़ पौधे मिले या नेचर से वाटर मिला, हम उसको फिजिकल चीज में अगर यूज कर ले, वी ट्रांसफॉर्म नेचुरल मटेरियल
फॉर बोथ यूटिलिटी एंड ब्यूटी। जैसे कि हम अपने यूज के लिए वुड, पेड़ पौधे जो नेचर से मिलते हैं, हम उससे फर्नीचर बनाते हैं या आर्टिस्टिक कार्विंग्स करते हैं। स्टोन जो मिलता है नेचर से, उससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं या स्कल्पचर्स बनाते हैं। मेटल जो मिलता है उससे हम टूल्स, मशीन, ज्वेलरी सब बनाते हैं। ठीक है, हमारा बहुत ही वाइड जियोग्राफिकल लोकेशन है इंडिया का, और हमें वुड से लेके, मार्बल से लेके, कोल से लेके, गोल्ड से लेके हर एक चीज इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बताओ। ठीक है, अभी एनर्जी रिसोर्स देख लेते हैं हम लोग। एनर्जी रिसोर्स, अगर एनर्जी जो है आज के टाइम पे, मैं बता दूं कि जिस कंट्री के पास इनफ एनर्जी रिसोर्स है, इनफ एनर्जी रिसोर्स है, वो ग्लोबली स्ट्रॉन्ग कंट्री कहलाती है, स्ट्रॉन्ग कंट्री कहलाती है। समझ आ रहा है? आज जब वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे हम लोग खड़े, तब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मॉडर्न लिविंग, पावरिंग आर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, हर जगह पे ये एनर्जी सोर्स यूज होता है। बेसिकली फॉसिल फ्यूल जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आता है। फ्लोइंग वाटर जैसे हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, पानी बह रहा है, अगर पानी बह रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं भाई, हम इसमें टरबाइन लगा के उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सनलाइट और विंड से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और न्यूक्लियर मटेरियल से भी बनाते हैं हम लोग। तो ये पावर सोर्स है। ठीक है, ये 3 टाइप्स हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, 3 टाइप्स क्या क्या थे एक बार देखते हैं। हमने देखा रिसोर्सेस एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेस फॉर मटेरियल, रिसोर्सेस फॉर एनर्जी, ये 3 टाइप हम लोगों ने देखा। अब नेचर्स प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन एंड जनरेशन, तुमको एक बात मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा, अगर नेचर को ऑब्जर्व करो, एक जंगल को ऑब्जर्व करो जहां पे अभी तक ह्यूमन बीइंग नहीं आए, जस्ट थिंक अबाउट इट, वहां पे बहुत सारे पेड़ है, और वो पेड़ में पत्ते हैं, वो पेड़ अपने आप उगा है, हमने पानी नहीं डाली है, अपने वातावरण के हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से वहां पे पेड़ ग्रो हुए हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक दिन क्या होता है, वहां पे ऑटम का सीजन आता है और उस पेड़ के पत्ते पूरे गिर जाते हैं। ठीक है, और फिर कुछ 3-4 हफ्ते के बाद पत्ते वापस आ जाते हैं, बारिश होती है तो पत्ते गिरते हैं। ऐसे पूरी सिचुएशन देखने के बाद भी वो पेड़ वहां रहता है। पेड़ की एज हो जाती है, पेड़ की डेथ हो जाती है, नए पेड़ आते हैं, नेचर को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर हम यही पेड़ ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे तो प्रॉब्लम होगा। नेचर अपने आप को रिस्टोर कर लेती है, रीजनरेट कर लेती है। ये नेचर का नेचर है भाई, नेचर का नेचर बहुत ही अच्छा है। नेचर का नेचर क्या है, एक बात समझो कि नेचर है ना, अपने आप को रीजनरेट कर लेती है, रिस्टोर कर लेती है। ठीक है, यानी कि एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। पानी, बारिश होती है, बारिश जब होती है तो मिट्टी के अंदर जब अंडरग्राउंड वाटर जाता है तो अंडरग्राउंड वाटर प्योर निकल जाता है। ठीक है, नदी अपने आप को क्लीन करती है, अपने आप को रिस्टोर करती है। नदी आप गंदा कर दो, एक काम करो, आप नदी गंदा कर दो, यहाँ पे 1 किलोमीटर दूर वही पानी जाएगा पर साफ हो चुका होगा। ये नदी का नेचर है। तो ये सारी चीजें नेचर अपने आप को खुद ही साफ कर देता है। ठीक है, अपने आप को रिस्टोर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, पर उसका स्पीड भी सही होना चाहिए। ग्रोथ, अगर ग्रोथ की बात करें तो न्यू लाइफ इमर्जेस फ्रॉम सीड्स क्रिएटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज। एनरिचमेंट की बात करें, डिकम्पोज मैटर से भी सॉइल स्ट्रांग होता है, सॉइल फर्टाइल होता है, सॉइल फर्टाइल होता है, और वो हेल्प करता है हमारे। मेच्योरिटी की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप थ्राइव इन देयर इकोसिस्टम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचर के साथ अगर सही से मिल पाए तो सब ठीक होगा। ठीक है, डिक्लाइन की अगर बात करें, नेचुरल एलिमेंट इवेंचुअली एज होती है उनकी और वो फॉल होते हैं। डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट्स ब्रेक डाउन मटेरियल। तो ये नेचर का नेचर है। कोई भी पेड़ आप खड़ा रहेगा, उसकी एज हो जाएगी, वो गिर जाएगा, उस डिकम्पोज होगा, और वो डिकम्पोज मटेरियल जाएगा, सॉइल के साथ मिल जाएगा, और सॉइल के साथ मिल जाएगा तो वापस से
पेड़ उगाएगा और ये चलता रहेगा लगातार, ये चलता रहेगा। ठीक है, एक इकोसिस्टम बनाएगा पेड़ जहां पे भी उगेगा, समझ आ रहा है। उसके बाद पेड़ की एज हो जाएगी, वो उसकी डेथ हो जाएगी, डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया फंगी इंसेक्ट्स के थ्रू, ब्रेक डाउन होगा, सॉइल में मिलेगा, सॉइल और फर्टाइल होगी और वहां पे और पेड़ उगेंगे और ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना क्रेजी चीज। यस, आगे अच्छा, और एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास रिन्यूएबल है और नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल ऐसा कोई भी चीज जो खत्म नहीं होगा, ठीक है, जो हमारे पास अनलिमिटेड पड़ा हुआ है। याद रखना, रिन्यूएबल अनलिमिटेड पड़ा हुआ है, इसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड क्वांटिटी है भाई, ये खत्म कभी नहीं होगा। जैसे कि सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी हमारे पास एविडेंट है, खत्म नहीं होगी। विंड एनर्जी अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होगी। वाटर कभी भी खत्म नहीं होगा। फॉरेस्ट भी हम इसे रीग्रो कर सकते हैं और हमेशा रह सकता है। सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, ये भी डिपेंड करती है, खत्म नहीं होगी कभी भी। अब प्रॉब्लम क्या है समझना, अगर हम इन्हें बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, इनकी क्वांटिटी खत्म नहीं होगी, क्वालिटी जो है, क्वालिटी विल गेट रिड्यूस्ड, क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें क्वालिटी का ध्यान रखना है। द नेचुरल रिदम ऑफ रेस्टोरेशन रीजनरेशन मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब फॉर रिसोर्सेज टू रिमेन रिन्यूएबल। हमें डिस्टर्ब नहीं करना है नेचुरल रिदम ऑफ रेस्टोरेशन और रीजनरेशन को। यानी अगर हमें पता है सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, खत्म नहीं होगा सॉइल भाई। अर्थ में 29% जगह पे लैंड है, ये सॉइल खराब नहीं होगी। बट सारे लैंड थोड़ी ना यूजफुल है, सारे लैंड यूजफुल नहीं है। यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ये यूजफुल लैंड नहीं है। यहाँ पे डेजर्ट है, ये यूजफुल नहीं है। ये लैंड है जो बहुत ही फर्टाइल है, ये यूजफुल है। पर अगर हम इसे ओवर यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो ये भी खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये लैंड खत्म नहीं होगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो भी कोई यूज नहीं है। वाटर खत्म नहीं होगा, पर वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। एयर खत्म नहीं होगा, एयर पोल्यूशन आ जाएगा। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। वाटर अनलिमिटेड है सर, सर आप तो बोलते हो वाटर अनलिमिटेड है, देन सेव वाटर क्या है सर। अर्थ में अगर हमारे 71% वाटर है, तो हम लोग ये बार बार सेव वाटर कैंपेन क्यों चलाते हैं? क्योंकि वाटर की क्वालिटी की बात हो रही है। अगर आप ओवर हार्वेस्टिंग करोगे तो नेचर खराब होगा। ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से क्या होगा, व्हेन वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन फॉरेस्ट कैन रीग्रो, वी डिप्लीट द रिसोर्स, हम रिसोर्स को खराब कर देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है इस वजह से। राइजिंग टेम्परेचर कॉज ग्लेशियर्स मेल्ट फास्टर देन प्रेसिपिटेशन कैन रिप्लेस देम। अब बेसिकली अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी हो तो आपको पता होगा एक वाटर साइकिल होता है। बारिश होती है, ठीक है, वो रिवर में जाता है, वही अंडरग्राउंड में जाता है। ये रिवर का पानी मिलता है, एंड होता है समुद्र पे। समुद्र का पानी वापस से क्या होता है, ऊपर जाता है इवेपोरेट होके, और फिर बारिश होती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आने लग गई है भाई, क्लाइमेट चेंज आने लग गया। इसकी वजह से ग्लेशियर्स ज्यादा तेज मेल्ट हो रहे हैं। बारिश के पहले ग्लेशियर्स मेल्ट हो जा रहे हैं। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो ग्लेशियर में नया कुछ भी आएगा नहीं, वापस से जो न्यू सब्सटेंसेस है, न्यू स्नोफॉल है, वो हो ही नहीं पाएगा, उसके पहले ही ग्लेशियर पिघल जाएगा। तो हम उसकी प्रोसेस को रोक रहे हैं। पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो रिवर्स को खराब कर रही है, लैंड को खराब कर रही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कमर्शियल फिशिंग देख लो आप, ठीक है, फिश की पॉपुलेशन धीरे धीरे खराब होने लगी क्योंकि हम लोग कमर्शियल फिशिंग करने लग गए। तो ये सारी चीजें, ये जो ह्यूमन एक्शन है ना, यही नेचर की साइकिल ऑफ रेस्टोरेशन एंड रीजनरेशन को खराब कर रहा है। तो हमारे पास रिन्यूएबल चीजें तो हैं, हम उसको इतना ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे कि वही नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा फ्यूचर में। सो दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम। मूविंग अहेड, वी विल डिस्कस मोर इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज।
इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, ठीक है। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती है, फॉरेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन का काम करती है, वेटलैंड जो होते हैं वो फ्लड वाटर को अपने अंदर ले लेती है, सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को और सॉइल अच्छा होता है। इकोसिस्टम सर्विसेज बेनिफिट क्या होता है, हमें हमें क्लीन एयर मिलता है ऑक्सीजन की वजह से, प्योरीफाइड वाटर मिलता है इसकी वजह से, प्रोटेक्टेड फार्मलैंड मिलता है, पॉलिनेटेड क्रॉप मिलता है, ठीक है। एक मेच्योर ट्री जो है ना 275 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में निकाल सकता है, ठीक है। और ह्यूमन को कितना चाहिए, 350 लीटर्स डेली, एक आदमी को 350 लीटर्स, ठीक है। वाइल ह्यूमन नीड्स अबाउट 350 लीटर्स डेली, तो एक ह्यूमन को डेली कितना चाहिए, 350 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। हमें पता चल गया ह्यूमन बीइंग को 350 लीटर्स ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ रहा है। एक जो पेड़ है, एक मेच्योर ट्री जो होता है, मेच्योर बड़ा ट्री जो होता है, वो एक दिन में 275 प्रोड्यूस करता है। यानी भाई अगर आपके घर के आसपास आपने 5 से 6 पेड़ लगाया, दैट इज इनफ फॉर योर फैमिली, ठीक है। और इतना ही अगर हम पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का काउंट करके उतना टोटल पेड़ लगा दे तो हमारा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकते, एक बार उन्हें यूज करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन्हें हम यूज करेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी reused or renewed. It takes millions of years. In fact, it takes millions of years to renew. Renew होने में millions of years लगता है। मिनरल मैटर, आयरन, कॉपर, गोल्ड हो गया, अर्थ के जो रेयर एलिमेंट्स है, ये सब मिलना बहुत हार्ड हो जाता है। इंडिया के पास कोल रिजर्व है बट ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये शायद अगले 50 साल तक चले जैसा कंजम्पशन रेट चल रहा है, ठीक है। तब तक हमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 50 इयर्स में, नेक्स्ट 50 इयर्स में हमारा भाई कोल रिजर्व खत्म हो जाएगा, कोल रिजर्व खत्म हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा पावर जनरेशन कहाँ से होगा, हमारे इंजन्स कहाँ से चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ जाएगा। पर तब तक हमको कोई अल्टरनेटिव फाइंड करना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये चीज है, एक बार हम अगर नॉन रेन्यूएबल चीज को यूज कर लेते हैं तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते और फिर उसको वापस से रीग्रो होने में सालों लग जाते हैं। ये आप इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स देख सकते हो, ह्यूमन पॉपुलेशन सेंटर्स, ट्रेड पैटर्न्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में भी कहीं कहीं पे ज्यादा रिसोर्स है, कहीं कहीं पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, जहां पे रिसोर्स होता है वहां पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, यही ह्यूमन सेटलमेंट और पॉपुलेशन सेंटर का रीजन बनता है, यही ट्रेड पैटर्न इकोनॉमिक रिलेशनशिप का रीजन बनता है, इंटरनेशनल रिलेशन डिप्लोमेसी का रीजन बनता है, और इसी की वजह से लड़ाई या वॉर हो सकता है, ठीक है। इंडिया में देखो इस तरफ आपको ये देखो, हम कोल, ऑयल, आयरन, बॉक्साइट के रिजर्व देख रहे हैं इंडिया में, इधर बिल्कुल है ही नहीं भाई, इधर बिल्कुल है ही नहीं, और इधर पूरा भरा हुआ है, इस पूरे एरिया में भरा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो इस बारे में बात कर रहे हैं, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दिस इज जस्ट दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, इतना करेंगे। कल हम लोग और भी चीजें देखने वाले हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स चैलेंजेस, ठीक है, ये सारी चीजें, और नेचर का कर्ज भी होता है, नेचुरल रिसोर्स का कर्ज भी होता है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया हो, ज्यादा कुछ टफ था नहीं। अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, व्हेन नेचर बिकम अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है, 3 चीज जरूरी होती है
टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेचर की पूजा, नेचर बहुत सेक्रेड है हमारे सोसाइटी में, तो बहुत सेक्रेड है, सेक्रेड ग्रूव्स बनाए जाते हैं, रिचुअल्स होते हैं, पूजा की जाती है प्रॉपर। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग का पैटर्न है, ट्रेडिशन है, ठीक है। कैटेगरीज देखिए हम लोगों ने, एसेंशियल फॉर रिसोर्सेज, एसेंशियल फॉर लाइफ, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, हम लोगों ने देखा। उसमें एसेंशियल फॉर लाइफ में क्या क्या आता है, एयर, वाटर, लैंड, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स देखा हम लोगों ने, इसमें फिजिकल चीजें होती है जो हम लोग नेचर से लेके कोई भी चीज बना दे, जैसे वुड से फर्नीचर बना दिया, स्टोन से बिल्डिंग बना दी, मेटल से हमने मशीन या टूल बना दिया। और फिर एनर्जी रिसोर्स, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी, जैसे फोसिल फ्यूल नेचर से मिलता है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फ्लोइंग वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, रिन्यूएबल सोर्स, सनलाइट, विंड और न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। नेचर का एक नेचर है, ठीक है। नेचर का एक प्रिंसिपल है कि वो रिस्टोरेशन और रीजनरेशन कर लेती है, उसको अगर टाइम मिलता ही ना तो खुद ही रिस्टोर कर लेती है, खुद ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और खुद ही रीजनरेट करती है, ठीक है। इसका पूरा प्रोसेस होता है मैच्योरिटी, डिक्लाइन, डीकम्पोजिशन, एनरिचमेंट, ग्रोथ। कोई भी चीज ग्रो होगा, मैच्योर होगा, फिर डिक्लाइन होगा, डिकम्पोज होगा, फिर एनरिच होगा, फिर ग्रो होगा, फिर, तो ये चलता रहता है हमेशा। हाँ, अगर हम आके इसे बीच में डिस्टर्ब ना करें तो। रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो है, रिन्यूएबल जो कभी खत्म नहीं होगा, विच कैन बी रिन्यू आफ्टर द यूज, ठीक है। इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल फर्टिलिटी आता है। लेकिन हम रिन्यूएबल रिसोर्स को भी नॉन रिन्यूएबल बना देंगे अगर हम लोग ओवर यूज करेंगे तो, ओवर यूज या ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो, ओवर हार्वेस्टिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम बहुत हेल्प करता है, ट्रीज ऑक्सीजन देती है हमें ब्रीथ करने के लिए, प्योर वाटर फॉरेस्ट देता है, प्योरीफाइड पानी मिलता है हमें, वेटलैंड फ्लड बचाता है, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पॉलिनेटेड क्रॉप्स देते हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल है ये। हमने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी देखा कि जो एग्जॉस्ट हो जाती है तो हमें उसका कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और रिसोर्सेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं बस आप लोगों को कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। माय नेम इज हर्ष शर्मा, दिस इज अभिज्ञान गुरुकुल, प्लीज फॉलो। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अगला आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 8th स्टैंडर्ड वाले इसे धीरे धीरे देखेंगे, सब समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।